नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम उर्दू और हिंदी साहित्य की दुनिया की एक कह सकते हैं बहुत ही बेबाक और निडर लेखिका की कहानी में उतरने जा रहे हैं, जिनकी कलम समाज के दोहरे मापदंडों पर चाबुक की तरह चलती थी। हम बात कर रहे हैं इस्मत चुगताई की। और उनकी एक बहुत ही मशहूर कहानी है अमर बेल। अमर बेल नाम ही कितना दिलचस्प है ना। बिल्कुल। ये एक ऐसी बेल होती है जिसकी अपनी कोई जड़ नहीं होती, वो किसी हरे भरे मजबूत पेड़ पर लिपट जाती है और उसी का रस चूस कर फलती फूलती है। हाँ, और धीरे धीरे उस पेड़ को सुखा देती है। और यही रूपा किस कहानी की आत्मा है। ये कहानी है प्यार, खूबसूरती और उम्र के उस अजीब से रिश्ते की, जहाँ जो चीजें एक रिश्ते की बुनियाद होनी चाहिए वो ही उसे खोखला करने लगती हैं। तो चलिए कहानी के किरदारों से मिलते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है शुजात मामू के घर से। हाँ, कहानी में लिखा है, और पूरे खानदान को, खासकर घर की औरतों को, मामू की दूसरी शादी की फिक्र खाई जा रही है। और ये फिक्र भी बड़ी अजीब है। ये मामू के अकेलेपन की फिक्र नहीं है। नहीं, ये फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे, घर कैसे चलेगा। तो जब भी औरतें साथ बैठती बस एक ही चर्चा होती कि दुल्हन कौन बनेगी। हाँ, दुल्हन कौन बनेगी। और इस पूरी बहस में ना दो पार्टियां बनी हुई हैं। अच्छा। एक तरफ है मामू की 5 बहनें और दूसरी तरफ उनकी एक रिश्तेदार इम्तियाजी फुप्पो। ओ, इम्तियाजी फुप्पो, जिनकी जबान के लिए तो लिखा है कि वो मशीन गन की तरह चलती थी। बिल्कुल। और उनकी इस तेजी की एक वजह भी है। क्या? उनकी अपनी एक बेटी है, गोरी खानम, 36 साल की हो चुकी है और शादी नहीं हो रही। अच्छा, तो वो चाहती हैं कि किसी तरह शुजात मामू से उसकी शादी हो जाए। हाँ, तो वो बार बार सबको याद दिलाती हैं कि मामू पूरे 50 के हो चुके हैं, ताकि कोई कम उम्र लड़की का सोचे भी नहीं। सही पकड़ा। और दूसरी तरफ है बहनें, वो अपने भाई की उम्र 10 साल घटाकर बताती हैं। अरे वाह। कहती हैं अरे 40 के तो लगते हैं। उन्हें डर है कि भाई की सही उम्र पता चली तो लोग उनकी अपनी उम्र का अंदाजा लगा लेंगे। क्या सटीक व्यंग्य है ये समाज की इस सोच पर। है तो। और शुजात मामू खुद भी मतलब देखने में अच्छे थे, 50 के होने के बावजूद छर्रारा बदन, खूबसूरत नैन नक्श। बालों में शायद खजाब लगाते थे तो उम्र पता ही नहीं चलती थी। तो जब उन पर रिश्तों की बौछार होने लगी तो उन्होंने तंग आकर मामला अपनी बहनों पर छोड़ दिया। अच्छा, खुद कुछ नहीं कहा? कहा एक शर्त रखी। और क्या शर्त थी? उन्होंने कहा, क्या? लौंडिया इतनी छिचोरी ना हो कि बेटी लगे और ऐसी खूसट भी ना हो कि अम्मा लगे। उफ, मतलब इस एक शर्त से ही मामू का पूरा किरदार समझ आ जाता है। हाँ, उन्हें साथ ही नहीं, एक एक्सेसरी चाहिए जो उनकी उम्र और रुतबे से मैच करे। बिल्कुल। खैर, बहनों ने खोज शुरू की और उन्हें एक लड़की मिली, खसाना बेगम। और इस्मत चुगताई ने खसाना की खूबसूरती को जैसे शब्दों में तराश दिया है। हाँ, वो लिखती हैं कि जैसे पहली रात का नाजुक शर्माया हुआ चांद हो, रंग ऐसा जैसे कुंदन दमक रहा हो, और जिस्म इतना नरम जैसे मैदे की लोई पर मक्खन लगा दिया हो। यानी खूबसूरती की इंतहा। लेकिन फिर वही उम्र की बहस। हाँ, फूफो कहती हैं 16 साल की है, दिखती 19 की है। और बहनें मामू को क्या बताती हैं? 25 की है। वाह। और खसाना इतने गरीब घर से थी कि शादी का सारा खर्च भी मामू ने ही उठाया। हाँ, मतलब एक तरह से खूबसूरती खरीद कर ला रहे थे। सही कहा। और शादी के बाद जब पहली बार मामू ने खसाना को इतने करीब से देखा तो उनके होश उड़ गए। क्यों? वो घबराकर अपनी बहन के पास भागे और बोले, बाजी, ये तो बिल्कुल बच्ची है। और यहाँ बहनों का जवाब देखिए। वो जवाब मतलब उस दौर के समाज का आईना है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने समझाया, अरे मर्द तो 60 साल में भी जवान रहता है और औरत 20 में ही बूढ़ी लगने लगती है। मतलब? वो कहती हैं कि 2-4 बच्चे हुए नहीं कि ये सारी खूबसूरती हवा हो जाएगी और फिर देखना ये तुम्हारे बराबर की लगने लगेगी। यानी एक औरत की खूबसूरती और जवानी बस एक अस्थायी चीज है। बिल्कुल, जो घर गृहस्थी के बोझ तले दबकर खत्म हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, हुआ इसका ठीक उल्टा। एकदम उल्टा। अच्छा खाना पीना, आराम और मामू के प्यार ने खसाना पर ऐसा असर किया कि वो और भी निखर गईं। पहली रात का चांद अब 14वीं का चांद बन गया था। और शुजात मामू वो इस चांद के दीवाने हो गए। दोस्तों से मिलना, महफिलें सजाना, सब छूट गया। बस घर में अपनी बीवी की खूबसूरती को निहारते रहते थे। सुनने में तो ये एक अच्छी रोमांटिक कहानी लगती है। हाँ, एक पति अपनी पत्नी पर फिदा है, लेकिन यहीं से अमर बेल अपना काम शुरू करती है ना? हाँ बिल्कुल। सतह पर ये प्यार लगता है, लेकिन ये एक जुनून है, एक नशा। और इस नशे ने मामू को उनके अपनों से दूर कर दिया। उनकी बहनें जिन्होंने ये शादी करवाई थी, वो अब खजाना से जलने लगी।
उनका प्यारा भाई जो उनके हाथ के बिना निवाला नहीं तोड़ता था, अब पूरी तरह जोरू का गुलाम बन गया था, वो खजाना को ताने मारती, लेकिन मामू हमेशा अपनी बीवी का पक्ष लेते। जो कि उनकी पहली बीवी बेचारी बड़ी मुमानी के साथ कभी नहीं हुआ। उनके लिए तो मामू के दिल में हमेशा शक ही रहा। वो प्यार से खाना बनाती तो मामू को लगता कि जहर देना चाहती हैं। और वो बेचारी प्यार के लिए तरसते तरसते ही दुनिया से चली गई। ये तुलना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि मामू का खजाना के लिए जो भाव था वो प्यार कम और खूबसूरती का आकर्षण ज्यादा था। एक ट्रॉफी वाइफ को पाकर वो उस पर इतरा रहे थे। बहनों को उम्मीद थी कि बच्चे होने के बाद तो खजाना की खूबसूरती ढल ही जाएगी, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। पहले बच्चे के बाद खजाना और हसीन हो गई। शरीर वैसा ही छरारा और लचकदार बना रहा। और इसके ठीक उलट शुजात मामू पर उम्र का असर तेजी से दिखने लगा। पेट बाहर आ गया, गाल पिचक गए, बाल और सफेद हो गए। वो खजाना के शौहर कम और बाप ज्यादा लगने लगे। और दूसरे बच्चे के बाद तो हालत और बिगड़ गई। दांत निकलवाने पड़े, जिससे चेहरे की पूरी रौनक ही चली गई। और यही लेखिका अमर बेल के रूपक को कहानी में ले आती हैं। हाँ, एक तरफ खजाना की जवानी और खूबसूरती बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ मामू का शरीर और आत्मविश्वास दोनों ही सूखते जा रहे थे। वो पेड़ थे और खजाना वो बेल जो उनसे लिपटकर उनका सारा जीवन रस खींच रही थी। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या खजाना ये जानबूझकर कर रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, वो तो बस अपनी जिंदगी जी रही थी। अमर बेल भी जानबूझकर पेड़ को नहीं सुखाती, ये उसकी प्रकृति है। चुगताई का कमाल लीजिए है कि वो किसी को विलेन नहीं बनाती, वो हालात को विलेन बनाती हैं। सही कहा। और अब जो खूबसूरती मामू को अपनी सबसे बड़ी दौलत लगती थी, वही उनकी आंखों का कांटा बन गई। प्यार की जगह शक ने ले ली। वो खजाना पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने लगे कि अगर वो सच समझ लें तो कहते किसको दिखाने के लिए ये सब हो रहा है, अब कोई जवान पट्टा ढूंढ लो। ये मामू की अंदरूनी असुरक्षा का विस्फोट था। वो अपनी घटती हुई मर्दानगी का गुस्सा खजाना पर निकाल रहे थे। और जब खजाना रोती तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता। वो उनके पैरों में गिरकर माफी मांगते, खुद को कोसते, और खजाना उन्हें माफ कर देती। ये जुल्म और माफी का जो चक्कर था, इसने मामू को अंदर से और खोखला कर दिया। वो अपराध बोध से भर गए। और उधर खजाना की हालत देखिए, वो अपनी जवानी और खूबसूरती से ही तंग आ गई थी। जो चीज दुनिया की हर औरत चाहती है, वो उसके लिए एक मुसीबत बन गई थी। वो लोगों से बाल सफेद करने के नुस्खे पूछती फिरती थी, उन्हें वो भी किया। लेकिन उससे हुआ ये कि उनके बाल और मुलायम और चमकदार हो गए, जिससे मामू का शक और गहरा हो गया। बहनों के कहने पर उन्होंने भारी भरकम मतलब बूढ़ी औरतों वाले कपड़े पहनना शुरू कर दिए। नमाज रोजे में दिल लगाया ताकि वो अपनी उम्र से बड़ी लगे। लेकिन इन सब से उनके चेहरे पर एक ऐसा नूर आ गया कि वो और भी कमसिन और मासूम लगने लगी। वो जो भी करती उसका असर उल्टा ही होता। और मामू की सेहत, वो तो अब पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। हाँ, उन्होंने अपनी जवानी वापस पाने के लिए न जाने कितने शाही नुस्खे आजमाए, लेकिन उनका भी उल्टा असर हुआ। उनके जिस्म पर फोड़े निकल आए। और खजाना वो दिन रात एक करके उनकी सेवा करती, उनके जख्मों को धोती। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने मामू को पूरी तरह तोड़ दिया। क्या? एक बूढ़ी औरत जो रिश्ते करवाने का काम करती थी, वो घर आई। उसने बिस्तर पर पड़े बीमार बूढ़े मामू को देखा तो उन्हें खजाना का नाना समझ बैठी। ओ, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। और फिर उसने खजाना की खूबसूरती देखी और बिना ये सोचे कि वो शादीशुदा हैं, उनके लिए रिश्ता ले आई। हाँ, एक जवान अमीर लड़के का रिश्ता। कहने लगी, सौदागरों का मंझला बेटा है, विलायत पास करके आया है, अल्लाह कसम चांद और सूरज की जोड़ी रहेगी। बस ये सुनना था कि घर में तूफान आ गया। ये शब्द मामू के दिल पर तीर की तरह लगे। ये उनकी हार का, उनके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सबूत था। और उस दिन उन्होंने अपनी बची खुची इज्जत भी तार तार कर दी। सबके सामने कुरान उठाकर कसम खा ली कि ये दोनों बच्चे उनके हैं ही नहीं। ये कितना बड़ा इल्जाम है, अपनी ही पत्नी पर, अपने ही बच्चों पर। ये उनके मानसिक पतन का चरम था। उस रात वो बहुत रोए। और उन्हें कौन याद आया? अपनी पहली बीवी, बड़ी मुमानी। उन्हें लगा कि अगर आज वो होती जो उनके साथ बूढ़ी हुई थी, तो वो उनका ये दर्द, ये बुढ़ापा, ये अकेलापन बांट सकती थीं। दोनों एक दूसरे का सहारा बनते। बिल्कुल। लेकिन खजाना के साथ उनका कोई मेल नहीं था। वो खिलता हुआ फूल थी और मामू एक सूखता हुआ पेड़। इसके बाद कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। अमर बेल फैलती रही और बड़का पेड़ सूखता रहा। कुछ ही समय बाद शुजात मामू का इंतकाल हो गया और मरते मरते वो अपनी सारी जायदाद अपनी बहनों के नाम कर गए। खजाना और बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। कुछ भी नहीं। कहानी का आखिरी दृश्य बहुत ताकतवर है। हाँ, खजाना एक कोने में बैठी हैं, सफेद लिबास में,
रो रो कर उनकी आंखें और भी नशीली हो गई हैं। वो एक खूबसूरत और मासूम बेवा लग रही हैं। और जो लोग मातम करने आ रहे हैं वो मन ही मन मरहूम की खुशकिस्मती पर रश्क कर रहे हैं कि उन्हें ऐसी हसीन बीवी मिली थी, उन्हें सच्चाई पता ही नहीं है। वो अपने 2 बच्चों के साथ ऐसी लग रही हैं जैसे उनकी माँ नहीं बल्कि बड़ी बहन हो। और कहानी यहाँ खत्म होती है इस इशारे के साथ कि अमरबेल ने एक पेड़ को तो सुखा दिया है और अब वो शायद पास के किसी दूसरे हरे भरे पेड़ पर लिपट जाने के लिए तैयार है। तो ये थी इस्मत चुगताई की कहानी अमरबेल। ये खूबसूरती के पीछे छिपे दर्द को दिखाती है। ये बताती है कि कैसे समाज की बनाई हुई उम्मीदें एक रिश्ते को तबाह कर सकती हैं। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस कहानी का असली विलन कौन है। क्या खसाना की खूबसूरती, या शुजात मामू की असुरक्षा, या फिर वो समाज जो उम्र और जवानी को मर्द और औरत के लिए इतने अलग अलग चश्मों से देखता है। एक गहरा सवाल है। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।